नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 11वीं का अध्याय समानता। इससे पहले हम स्वतंत्रता वाले अध्याय के बारे में पढ़ चुके हैं। यह अध्याय समानता की अवधारणा के बारे में है। समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। यहाँ समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों को पड़ताल करने की कोशिश की गई है। समानता क्या है? हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए? सेकंड, क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है? तीसरा है, हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? और चौथा पॉइंट, हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं? इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसी अपने समय की कुछ खास विचारधाराओं से होगा। इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े और चित्र देखेंगे। ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि हम असमानता की प्रकृति को समझ बूझ सकें। इन आंकड़ों और चित्रों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, समानता महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आवश्यकता है समानता के इम्पोर्टेंट होने की, महत्वपूर्ण होने की? देखो बच्चों, इस पॉइंट को हम पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। समानता की ज़रूरत क्या है? समानता का मतलब होता है समान समझना, एक जैसा समझना। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? हमारा समाज जो है अभी हमारा समाज बहुत ही बेकार हम कह सकते हैं। जाति व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इनकी बहुत बड़ी बड़ी कुरीतियों के बीच में फंसा हुआ था और मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता था। कुछ व्यक्ति अपने आप को उच्च मानते थे और दूसरों को अपना गुलाम बना करके, अपने दास बना करके उन पर शासन करते थे और जानवरों के जैसा उनके साथ व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि उनसे बहुत सारे अधिकार छीन रखे थे, उनको बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए थे। इसके बारे में आप अपनी छोटी जो कक्षाएं हैं उनमें पढ़कर आ चुके हो। वैसे तो जाति व्यवस्था के बारे में, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, ऊंचा नीचा समझा जाता था। जिनको नीची वर्ग के समझा जाता था, नीची जाति के लोग समझते थे, उनको पढ़ने तक की इजाज़त नहीं थी। पढ़ने के लिए विद्यालय में एडमिशन नहीं दिया जाता था। कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र ही उनके लिए निर्धारित किए गए थे। अगर हम पश्चिम की भी बात करें कि अच्छी क्वालिटी के जो वस्त्र होते थे, जैसे कि सिल्क वगैरह के, उनको पहनने की इजाज़त नहीं थी। तो ये बहुत बुरा हाल था समाज का। इसी तरीके से देखो, हम साउथ अफ्रीका की बात करें, गोरे काले के बीच में भेदभाव था। गोरे काले के बीच में मतलब जो लोग गोरे थे वो उच्च समझते थे अपने आप को, और काले लोगों को बेकार समझते थे। उनसे अधिकारों को छीन रखा था। उनके लिए जो है बसें अलग होती थी, उनके पानी पीने की टंकियाँ अलग होती थी, उनके कपड़े अलग होते थे, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग थी, उनकी भाषा अलग होती थी। तो ये असमानता फैली हुई थी समाज में और इसको दूर करने के लिए ही समानता की आवश्यकता पड़ी। समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं। आप इस पॉइंट को नोट करिए अपनी कॉपी में। यहाँ से नोट करना है, समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने के योग्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साझी मानवता की यह धारणा ही सार्वभौमिक मानवाधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है।
बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राजसत्ता में पद, धन, हैसियत या विशेषाधिकार की असमानता कायम रखती है। आधुनिक काल में सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति में भूसामंती, अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ये फ्रांसीसी क्रांति में भूसामंती, अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह हुआ था और इसमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा इन फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। यह हमारे जो संविधान है उसमें शामिल किया गया है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये जो शब्द लिए गए हैं ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। फ्रांसीसी क्रांति का नारा है ये, इसको नोट डाउन करिएगा। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी और यह लगातार उन संघर्षरत समूहों द्वारा उठाई जा रही है जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है, जैसे कि महिलाएं या दलित। अब ये एक बॉक्स दिया गया है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में ऐसे उदाहरण खोजो जो समानता के विचार को प्रबल करते हो। इन उदाहरणों को अपनी कक्षा में पढ़ो। आप ये प्रयास करिएगा। मैं जिन लोगों को जानता हूँ वे सभी किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं। मैं जिन धर्मों के बारे में जानता हूँ वे सभी समानता का संदेश देते हैं। जब ऐसा है तो दुनिया में असमानता क्यों है? ये भी एक बड़ा ही प्रश्न है कि सभी धर्म समानता का पाठ पढ़ाते हैं कि मनुष्य समान है, बराबर हैं, लेकिन उसके बाद भी समाज में असमानता फैली हुई है। इसको हम कह सकते हैं कि समाज में कुछ लोगों ने अपना दबदबा बना रखा है, अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ है और वो अपने को उच्च और दूसरों को निम्न समझते थे। आजकल के समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में तो ऐसी विचारधारा को लोग अपने दिमाग तक ही रखते हैं, बाहर तक नहीं ला पाते हैं, क्योंकि संविधान में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जातिगत आधार पर या धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसको दंड और जुर्माना, सजा और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा। तो इसीलिए देखो, असमानता को दूर करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। भारत का संविधान बना और उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको शामिल किया गया और उनके माध्यम से ही समानता स्थापित की गई है। आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नज़र आती है। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियां, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल या शौचालय की सुविधा से भी विहीन स्कूल, भोजन की बर्बादी के साथ साथ भुखमरी भी देख सकते हैं। कानून जो वायदा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। देखो, वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं। चलिए, यहाँ पे कानून की बात है, लेकिन कानून को फॉलो करने वाले समाज के ही लोग होते हैं। तो ये एक वजह रह जाती है कि दोनों के बीच में अंतर बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन फिर भी वो भेदभाव व्याप्त है समाज में। अब कुछ लोग आज के समय में भी ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं होता। ये समाज में असमानता फैली हुई है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। ये पूंजीवाद का प्रदर्शन करता है। तो ऐसी स्थिति देश में बनी हुई है। नीचे विश्व और हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन पर एक गहरी नज़र डालते हैं। विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले आंकड़े हैं। दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है।
जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर है ये। पहली दुनिया खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अगड़े औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में है और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। इन अगड़े औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा और 13 गुना लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपभोग करते हैं। गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामले हैं, जबकि कनाडा के लिए यही खतरा 8700 में से 1 मामले हैं। देखिए तो नाइजीरिया की जो स्थिति है वो देखो कितनी खराब है। मतलब 18 लोगों में से 1 मामला नज़र आता है यहाँ पे गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मृत्यु का। और जबकि कनाडा में देखो 8700 में से 8700 में से कोई 1 मामला सामने आता है। तो वहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसका बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वहाँ की जो खान पान की जो कमी हम उसको कह सकते हैं, या कुपोषण का शिकार भी इसमें एक वजह है। बाकी चिकित्सकों की और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तो इसमें है ही। जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। भारत में आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े, अब ये भारत की बात है, वो वैश्विक स्तर की बात थी। अब देखो इसमें ये आपको क्या करना है। हाँ, यहाँ भारत की 2011 की जनगणना के लिए गए जनगणना से लिए गए घरेलू संपदा और सुविधाओं के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत हैं। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इन आंकड़ों को गांव और शहर के बीच की असमानता को समझने के लिए हमें केवल पढ़ना है। आपका परिवार इन आंकड़ों में कहाँ आता है, अब आपको ये देखना पड़ेगा। परिवार जिनके पास बिजली है, अब गाँव में 55% है, शहरों में 93% है। देखो गाँव तक नहीं पहुँची है बिजली अभी। मकान में सभी गांव तक नहीं पहुंची है। अब आपको इसमें निशान लगाने कि आप कहां पर हैं। मकान में सरकारी नल का कनेक्शन है या नहीं है, ग्रामीण में 35%, शहर में 71। मकान में स्नानघर है या नहीं है, ग्रामीण में 45% परिवार और शहरों में 87% परिवारों के पास है। टेलीविज़न गाँव में 33% और शहरों में 77%। स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल गांव में 14% और शहरों में 35%। कार, जीप और वैन गांव में 2% और शहर में 10%। यहाँ हमारा सामना एक विरोधाभास से होता है। लगभग हर कोई असमानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि लगभग हर तरफ हमें असमानता के दर्शन होते हैं। हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं जिसमें धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति और शक्ति की भारी असमानता है। क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? क्या ये सामाजिक जीवन के स्थायी और अपरिहार्य लक्षण हैं जो मनुष्यों की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता में उनके योगदान के अंतर को भी प्रतिबिंबित करते हैं? क्या यह असमानताएं हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होती हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को वर्षों से परेशान कर रखा है। इस तरह के सवालों ने समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना दिया है। राजनीतिक सिद्धांत के छात्र जो सवालों की एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है, इसी तरह का एक सवाल है कि समानता का क्या निहितार्थ है।
जबकि हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं। यह बात कहने का आशय क्या है कि हम समान हैं। हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में, हम किस तरह की और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और प्रश्न भी उठाए गए हैं, हम यहाँ उन पर भी विचार करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करना चाहिए? देखिए, समानता क्या है, अगला पॉइंट है हमारा। अब इन चित्रों पर एक नज़र डालें। ये चित्र है, इस पर एक नज़र डालते हैं। अश्वेत लोगों के बैठने की जगह पिछवाड़े में, है ना, प्रवेश नहीं, कुत्ते निग्रो मैक्सिको वासी। और पीने का पानी श्वेत इधर से पिएंगे और अश्वेत, ये देखिए, श्वेत के लिए ये एरो लगाया है, अश्वेत के लिए ये एरो लगाया है। विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। अब देखो कि ये कितना बड़ा भेदभाव है कि विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए है, गोरे लोगों के लिए है। कितनी गलत बात है ना। अश्वेत लोगों के बैठने की जो जगह है वो पिछवाड़े में है, वो पीछे है, आगे नहीं बैठेंगे अश्वेत लोग। और अश्वेत लोग जो हैं उनको देखो ये क्या क्या किस शब्दों से संबोधित करते हैं, कुत्ते, निग्रो, मैक्सिको वासी, इनको प्रवेश नहीं है। और पीने का पानी भी दोनों का अलग अलग, मैंने आपको पीछे बताया था। विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। अब कहीं जाना पड़ गया तो क्या अश्वेत लोगों को विश्राम करने के लिए होटल नहीं दिए जाएंगे? इससे तो यही पता चलता है। ये चित्र मनुष्यों के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करते हैं। ये हम में से अधिकांश को अस्वीकार्य है। वास्तव में इस तरह के भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर, समान और परवाह के हकदार हैं। इसको नोट डाउन करिए। समानता का आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर और समान प्रवाह के हकदार हैं। हालांकि लोगों से बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतया एक समान बर्ताव नहीं करता। समाज के सहज कार्य, परिवार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। कई बार इस बर्ताव में यह अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि जरूरी भी लग सकता है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता जब तक कि उसका दुरुपयोग ना हो। लेकिन कुछ अलग किस्म की असमानताएं अन्यायपूर्ण लग सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि कौन सी विशिष्टताएं और विभेद स्वीकार किए जाने लायक हैं और कौन से नहीं। कई बार लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। हम असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि सभी को समान सफलता ना मिले। देखिए, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में कि कुछ लोगों के साथ अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम हैं तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं जबकि कुछ और अपने कड़े परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। समानता के आदर्श से जुड़े होने का मतलब यह नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। इसका मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करिए। समानता के आदर्श से जुड़े होने का मतलब यह नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन किया जाए।
इसका मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवसरों की समानता। समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। इसका आशय यह है कि समाज के लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामले में अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है और हो सकता है कि इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाए, लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया है या कोई बहुत सफल वकील बन गया है, समाज को असमान नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। देखिए, प्राकृतिक असमानता क्या होती है? प्रकृति की तरफ से सभी को अलग अलग बनाया गया है, ठीक है। अब अलग अलग कैसे हैं? देखो, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अब के समय में दिव्यांग कहा जाता है। कुछ ठीक होते हैं, किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ कमी नहीं होती, तो इसको हम प्राकृतिक असमानता कह सकते हैं। और सामाजिक असमानता है जो समाज जनित है, समाज के लोगों ने बनाई है। जैसे जाति के आधार पर भेदभाव करना, धर्म के आधार पर भेदभाव करना, लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव करना, कुछ अधिकार किसी से छीन लेना, कुछ अधिकारों को अपने कब्जे में, अपने हाथों में कर लेना, ये सामाजिक असमानताएं होती हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और सम्मानजनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में अपनी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। समाज जनित असमानताएं, देखिए इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। समाज जनित असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती हैं। और प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती हैं। आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक असमानताओं को बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज में पैदा किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। इस तरह के भेदभाव में समाज के मूल्य प्रतिबिंबित होंगे और इनमें से कुछ हमें निश्चित रूप से अनुचित लग सकते हैं। अब देखिए, एक ये चित्र दिया है उन्होंने, पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, यह एक प्राकृतिक असमानता है। क्या आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते? देखो, आज की समय की अगर हम बात करें तो कहीं भी बढ़कर नहीं है, बराबर हैं, बल्कि आगे पहुंच रही हैं स्त्रियां पुरुषों से आज के समय में। तो इसको हम असमानता नहीं मान सकते। देखो, समाज ने पैदा किया था, समाज ने नियम बनाया था कि स्त्रियां जो है वो कम हैं और पुरुष ज़्यादा हैं, बढ़कर हैं। तो यही वजह थी कि जो समान कार्य करने के बाद भी पुरुषों को ज़्यादा और स्त्री को कम वेतन दिया जाता था। तो ये समाज जनित असमानताएं थी, प्रकृति की ओर से नहीं। तो आज के समय में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर वो कम थी, बढ़कर रही या बराबर नहीं है, तो फिर कैसे वो आज के समय में इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच रही है? अवसर मिलना चाहिए, अवसर जिसे मिलेगा वो आगे बढ़ेगा, अवसर नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे हर विषय में तुमसे ज़्यादा अंक आते हैं, मैं घर के काम में माँ का हाथ भी बटाती हूँ, तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो? ये लड़की कह रही है। देखो, डबल काम करती है ना और माँ का हाथ भी बटाती है, पढ़ाई भी करती है और उसके बाद भी
उसके नंबर तुमसे ज़्यादा आते हैं तो वो तुमसे बढ़कर कैसे हो सकती है। देखो कुल मिला के पढ़ने का उद्देश्य ये है कि जो ये इस तरह की असमानताएं, रूढ़िवादिता समाज में फैली हुई है, हमें मिलकर के इसको दूर करना है। इस तरीके का जो अंधविश्वास फैला हुआ है, इससे बाहर निकलना है। प्राकृतिक और समाजमूलक असमानताओं में फ़र्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फ़र्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रहती हैं तो हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे कि वे जन्मजात हो, आसानी से बदल नहीं सकती। उदाहरण के लिए, औरतें अनादिकाल से अबला कही जाती थी। उन्हें भीरू एवं पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी। इसलिए यह मान लिया गया था कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संगत है। अफ्रीका में काले लोग अपने औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले नीरे बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेलकूद और संगीत से बेहतर माने गए। यह धारणा दास प्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में प्रयुक्त हुई। ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच के फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। प्राकृतिक विशिष्टताओं की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है। वह यह है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ भिन्नताएं अब अपरिवर्तनीय नहीं रही। उदाहरण स्वरूप, चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी प्रगति में विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पांव शारीरिक अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत भी बदली जा सकती है। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस शायद ही चल या बोल सकते हैं, पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान किया है। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उबरने के लिए जरूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने से इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से वे कम सक्षम है, तो यह अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच के फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने में मानदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होता है। इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुई असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता में फर्क करते हैं। यह दूसरी तरह की असमानता ही समानता के पक्षधर लोगों के सरोकार का स्रोत है। वे चाहते हैं कि परिवेश से जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए। समानता के 3 आयाम। हमने इस सवाल पर विचार किया कि किस प्रकार के सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। इस पर विचार करने के बाद हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि समानता के वे कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं ने समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों को रेखांकित किया है। समानता के इन तीनों आयामों को लक्ष्य करते हुए ही एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। राजनीतिक समानता। लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है।
आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाती है। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार हैं जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम यह जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफ़ी असमानता बरकरार है। ऐसी असमानताएं अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती है। इसलिए अक्सर समान अवसर या मुकाबले के लिए एक समान परिस्थितियों की मांग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक असमानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था, पर इनके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी है कि विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। इसके लिए यह जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार व न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी भी जरूरी माना गया है। इन सुविधा समाज में सभी सदस्यों के, देखिए ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार, उचित पोषक आहार व न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी देना भी जरूरी माना गया है। इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा करना संभव नहीं होगा। जिस समाज में अवसरों की समता विद्यमान ना हो, वहाँ में अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। भारत में समान अवसरों के मद्देनज़र एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता। कुछ एक गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना और शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करके राज्य यह भूमिका निभाता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। आर्थिक समानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता हो। आर्थिक असमानता की डिग्री मापने का एक तरीका तो यह है कि संपन्नतम और निर्धनतम समूहों के बीच का अनुपातिक अंतर मापा जाए और अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना है। यह सही है कि समाज में धन, दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यह माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देते हैं जिनके पास प्रतिभा और संकल्प है। समान अवसरों के साथ ही असमानता बनी रह सकती है, लेकिन इसमें यह संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति को बेहतर कर सकता है, लेकिन अवसर मिले तब, अन्यथा नहीं कर पाएगा।
लेकिन समाज के लिए यह गहरी खाई जैसी है। वे असमानताएं अधिक खतरनाक है जो पीढ़ियों से अनछुई रही। अगर किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन दौलत और इनके साथ हासिल होने वाली सत्ता का उपभोग करते हैं तो समाज वर्गों में बढ़ जाता है। एक और वे जो पीढ़ियों से धन विशेषाधिकार और सत्ता का उपयोग करते आए हैं और अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बने रहे हैं। कालक्रम में ऐसा वर्ग भेद आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अमीर वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला व समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज़्यादा कठिन साबित हो सकता है। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। इसको आप नोट करिएगा अपनी कॉपी में। मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने दलील दी कि खाईनुमा असमानताओं या बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। यह ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती हैं। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनके समाधान करने की ज़रूरत है। उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जा सकता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना है, लेकिन इससे समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होती है। उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, असमानताओं की खाइयां नहीं बनेंगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर है। उदाहरण स्वरूप, अपने देश में अनेक छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन की आशा करते हैं, जबकि प्रवेश के लिए अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा है। समय समय पर सरकार और अदालतों ने शैक्षणिक संस्थानों और प्रवेश परीक्षाओं का नियमन करने के लिए हस्तक्षेप किया है ताकि हर प्रत्याशी को स्पर्धा का उचित समान अवसर मिले। फिर भी कुछ को प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन इसे सीमित सीटों के बंटवारे का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। समाजवादियों के उलट उदारवादी नहीं मानते कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती हैं। उनका मानना है कि इनमें से हर क्षेत्र की असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्याय और गहरी असमानताओं को ही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने से रोकती है। चलिए, इससे पहले जो एक बॉक्स रह गया था हमारा, हम वो देख लेते हैं। ये है, देखिए, शिक्षा में असमानता। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न समुदायों की शैक्षिक स्थिति से जुड़े कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन समुदायों की शैक्षिक स्थिति में जो अंतर है, क्या वे महत्वपूर्ण है? क्या इन अंतरों का होना केवल एक संयोग है या ये अंतर जाति व्यवस्था के
असर की ओर संकेत करते हैं। आप यहाँ जाति व्यवस्था के अलावा और किन कारणों का प्रभाव देखते हैं? देखिए, शहरी भारत में उच्च शिक्षा में जातिगत समुदायों में असमानता। अब देखिए, जाति और समुदाय हैं और इधर है प्रति 1000 लोगों में स्नातकों की संख्या। अनुसूचित जाति में 47, मुस्लिम 61 ये प्रतिशत में है, स्नातकों की संख्या है। हिंदू 86, अनुसूचित जाति 109, ईसाई 237, सिख 250, हिंदू उच्च जाति 253, अन्य धार्मिक समुदाय 315, अखिल भारतीय औसत 155। अब ये है इसका स्रोत, ये लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 55वां राउंड सर्वे 1999 से 2000 का ये सर्वे है। अच्छा जी, तो अब हमारा जो एक और बॉक्स है नारीवाद। देखो, जो नारियों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं उनको नारीवादी कहा जाता है। समाज में नारियों के साथ जो असमानता, जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाते हैं, इनको नारीवादी कहा जाता है। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं ना तो नैसर्गिक है और ना ही आवश्यक है। नारीवादियों का मानना है कि इन समस्याओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। आप इसको नोट डाउन करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ से वे स्त्री पुरुष नारीवादी कहलाते हैं से लेकर के एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं तक आपको नोट करना है। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है, इसको भी नोट डाउन करिए। नारीवादियों के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। देखो, भारत एक पितृ प्रधान या पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ही प्रधान होते हैं, मतलब सारी बातें उन्हीं की मानी जाती है। पितृसत्ता से आशय एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। आप इसको नोट डाउन करिएगा। यहाँ से पितृसत्ता से आशय से लेकर के एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न है और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। ठीक है, और इसके बाद नारीवादी इस नज़रिए पर सवालिया निशान लगाते हैं। इसके लिए वे स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं। जैविक या लिंग भेद प्राकृतिक और जन्मजात होता है, जबकि लैंगिकता समाज जनित होती है। देखो, प्रकृति की ओर से सेक्स बने हैं, लिंग भेद बना है, लड़का या लड़की बने हैं, ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। जबकि लैंगिकता, जेंडर भेद जो किया गया है वो समाज जनित है। लड़के और लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेंगे, इनको ये काम नहीं करने दिया जाएगा, ये काम करने का अधिकार सिर्फ इनको है। तो ये जो है ये समाज जनित है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि मनुष्य का नर या मादा के रूप में जन्म होता है, लेकिन औरत या मर्द को जिन सामाजिक भूमिकाओं में हम देखते हैं उन्हें समाज गढ़ता है कि ये काम, जो कामों के बंटवारे किए गए हैं, जो निर्धारण किया गया है, ये समाज के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लैंगिकता, जेंडर वाइज। उदाहरण के लिए, यह जीव विज्ञान का एक तथ्य है कि केवल औरत ही गर्भ धारण करके बालक को जन्म दे सकती है, लेकिन जीव विज्ञान के तथ्य में यह निहित नहीं है कि जन्म देने के बाद केवल स्त्री ही बालक का लालन पालन करेगी। नारीवादियों ने हमें सिखाया है कि स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश प्रकृति ने नहीं, समाज ने पैदा किया है। पितृसत्ता ने श्रम का कुछ ऐसा विभाजन किया है जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुरुष की जिम्मेदारी सार्वजनिक और बाहरी दुनिया में है। नारीवादी इस विभेद पर भी सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि अधिकतर स्त्रियां सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्र में भी सक्रिय होती हैं, इसलिए दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत है, लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधों पर है।
नारीवादी इसे स्त्री के कंधों पर दोहरा बोझ कहते हैं। इसको आप नोट करिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सार्वजनिक इस यहाँ दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां जो है वो घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, लेकिन घरेलू कामकाज की जो पूरी जिम्मेदारी है वो स्त्रियों के कंधे पर है। नारीवादी इसे स्त्रियों के कंधों पर दोहरा बोझ कहते हैं। दोहरा बोझ है, देखो दोहरा बोझ कैसे है, घर का भी काम कर रही है और बाहर भी काम करने के लिए जा रही है, तो इसलिए ये दोहरा बोझ है। हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयों में ना के बराबर महत्व दिया जाता है। नारीवाद का मानना है कि निजी सार्वजनिक के बीच यह विभेद और समाज या व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और मिटाया जाना चाहिए। ये बॉक्स हमारा कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। विभेद का मतलब होता है भेद करना, जैसा कि हम देख चुके, या भेद करना या अंतर करना, जैसा कि हम देख चुके हैं। समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सकें, उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों को ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए विकलांगों के सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों की मांग न्यायोचित होगी क्योंकि इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सकेगा। देखिए ये जो स्कूलों में बनाए गए हैं ना, स्लोपीज बने हुए हैं जगह जगह पर, तो ये इन्हीं बच्चों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, क्योंकि इससे ही सार्वजनिक भवनों में प्रवेश का उनको समान अवसर मिलेगा। इसी तरह रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को कॉल सेंटर आते जाते समय विशेष सुरक्षा की ज़रूरत हो सकती है। इससे उसके काम के समान अधिकार की रक्षा होगी। समानता की कटौती इन्हें नहीं वरन बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में देखा जाना चाहिए। किस तरह के विभेद अवसरों तक समान पहुंच को बाधित करते हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई जानी चाहिए। आजकल इस तरह के सवालों पर लगभग हर समाज में चर्चा हो रही है। कुछ देशों में अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां अपनाई गई हैं। अपने देश में हमने आरक्षण की नीति अपनाई है। अगले खंड में सकारात्मक कार्रवाई के विचार को समझने का प्रयास करेंगे। हम सकारात्मक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियां और उठाए गए कुछ कदमों को भी समझेंगे। सकारात्मक कार्यवाही। सकारात्मक कार्यवाही इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। असमानताओं को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि समानता की गहरी खाइयों को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इसलिए सकारात्मक कार्यवाही की अधिकतर नीतियां अतीत की असमानताओं के संचयित दुष्प्रभावों को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती है। सकारात्मक कार्रवाई के कई रूप हो सकते हैं। इसमें वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियां हो सकती है। अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाया है। यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र रही है। इस नीति की इस आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे हैं। जो समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे हैं, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अन्य लोगों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसलिए एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के हित में उनको विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलने वाला तदर्थ उपाय माना गया। इसके पीछे मान्यता यह है कि विशेष बर्ताव इन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उबरने में सक्षम बनाएगा और फिर ये अन्य समुदायों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों का समाज को अधिक समतामूलक बनाने के लिए समर्थन किया गया, लेकिन कुछ सिद्धांतकार इन नीतियों के खिलाफ तर्क देते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या लोगों में विभेदकारी बर्ताव करने से कभी भी अधिक समानता की ओर ले
कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाएगा। सकारात्मक विभेदीकरण, खासकर आरक्षण की नीतियों के आलोचक इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। इनका मानना है कि वंचितों को उच्च शिक्षा या नौकरियों में आरक्षण या कोटा देने का कोई भी प्रावधान अनुचित है, क्योंकि यह मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। आलोचकों का यह मानना है कि आरक्षण भी एक तरह का भेदभाव है। समानता की मांग है कि सब लोगों से बिल्कुल एक तरह से व्यवहार हो। जब हम व्यक्तियों के बीच जाति या रंग के आधार पर अंतर करते हैं, तब हम जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रहों और भी मजबूत कर रहे होते हैं। इन सिद्धांतकारों के लिए उन सामाजिक विशिष्टताओं को समाप्त करना महत्वपूर्ण है जो समाज को विभाजित करती हैं। इस बहस की रोशनी में यह प्रासंगिक होगा कि व्यक्ति के समान अधिकारों और राज्य के निर्देशक सिद्धांत के रूप में समानता के बीच फर्क किया जाए। व्यक्ति का किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का समान अधिकार है, लेकिन प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए। जब कभी कुछ सीमित स्थानों या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा हो, तब वंचित समूहों के लोग अलाभकारी स्थिति के शिकार हो सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी से आते हैं, अर्थात जिनके माता पिता और पूर्वज अशिक्षित रहे हों, अपनी ज़रूरतों और परिस्थितियों के मामले में पढ़े लिखे परिवारों के छात्रों से बहुत अलग होते हैं। दलित, स्त्री या वर्जना और वंचना के शिकार अन्य श्रेणियों से आने वाले सदस्य कुछ विशेष सहायता के पात्र और अधिकारी होते हैं। इस विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए। इन नीतियों से और उन्हें अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिल सकेगा। तथ्य यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए था, उससे बहुत कम किया गया है। स्कूली शिक्षा के स्तर पर असमानताएं चौंकाने वाली है। ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चों के स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है। यदि उन्हें अवसर मिल भी गया, तब उनके स्कूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता। खासकर अभिजात वर्गीय स्कूलों की सुविधाओं की तुलना में ये बच्चे कुछ असमानताओं के साथ स्कूल में प्रवेश लेते हैं। यह समानताएं उनका पीछा नहीं छोड़ती और योग्यता बढ़ाने या नौकरी पाने की संभावनाओं पर लगातार चोट पहुंचाती रहती है। ये छात्र अभिजात समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में बाधाओं का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास विशेष कोचिंग के लिए ज़रूरी साधनों का अभाव होता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस भी इतनी ज़्यादा होती है कि उनसे भी एक घेराबंदी जैसी हो जाती है। परिणाम स्वरूप वे अधिक विशेषाधिकार और सुविधाओं वाले वर्गों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इस तरह की सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समान अवसर की प्राप्ति में बाधक होती है। अधिकतर सिद्धांतकार आज इस बात को मानते हैं कि समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत हैं। विवाद उन नीतियों के बारे में है जो राज्य को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनानी चाहिए। क्या राज्य को वंचित समुदायों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर देने चाहिए या उन्हें कम उम्र से ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि इन बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो सके। वंचित कौन है, इसे परिभाषित कैसे किया जाए? क्या वंचितों की पहचान आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए, जाति व्यवस्था से पैदा हुए सामाजिक असमानताओं के आधार पर? ये सामाजिक नीति के वे पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस हो रही है। अंततः हम जो भी नीतियाँ चुनते हैं, उन्हें सबके लिए समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मिली सफलता के आधार पर जांचना पड़ेगा। समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना ही होगा। देखिए, इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि विशेष स्थितियों में, कोई विशेष स्थिति होती है तब हम अलग अलग बर्ताव करने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे में जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा समानता को बढ़ावा देना।
समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानी पूर्वक पुनर्विचार करना आवश्यक होता है। चूंकि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव, जाति व्यवस्था और रंग भेद के अंग थे, इसलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। 19वीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार पुरुषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया, उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए उन्हें मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना वे ना तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेगी और ना ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी। दूसरे शब्दों में, पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत होती है। जब हम समानता के मुद्दे पर सोचते हैं और यह जांचते हैं कि एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी है या नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से ही पूछने की ज़रूरत है कि क्या विशेष बर्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसा कि शेष समाज। हालांकि यह सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संरचनाओं को जन्म ना दे, अथवा यह विशेष बर्ताव समाज में विशेषाधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक और प्रभावशाली उपकरण ना बन जाए। विशेष बर्ताव का उद्देश्य और औचित्य एक न्यायपरक और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा कुछ और नहीं है। चलिए बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है समानता, ये कंप्लीट हो गया है यहाँ बुक से, और इसमें जो जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके अपने शब्दों में भी समझाई है। देखते रहिए अपना चैनल कला वर्ग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए अपने चैनल को। अपने फ्रेंड्स से भी कहिए कि इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आते हैं यहाँ पर डायरेक्ट NCERT से। थैंक यू प्यारे बच्चों।